देखो बेटा, हम लोगों ने कल पूरे एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। आइंस्टाइन ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उससे क्या रिजल्ट्स निकले वो हमने पढ़े थे। कई हमने ग्राफ भी बनाए थे, ठीक है। अच्छा, तो हमने जो फाइनल ग्राफ जो बनाया था, लास्ट वाला ग्राफ, आपको शायद याद हो। पहले मैं थोड़ा ग्राफ के बारे में बताना चाहता हूं। देखो, हमने ये ग्राफ बनाया था, यहां पे था Ke max और यहां पे थी फ्रीक्वेंसी। तो आपको याद होगा डिफरेंट मेटल्स के लिए ग्राफ ऐसे आए थे हमारे, बिल्कुल क्लियर। ये स्लोप कांस्टेंट था, है ना, और ये स्लोप जो है क्या था, h के बराबर था, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये मेटल 1, मेटल 2, मेटल 3, ऐसे हमने ग्राफ बनाए थे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, और मैंने इसकी इक्वेशन लिखी थी, और फाइनली जो रिजल्ट आया था वो आया था Ke max बराबर, Ke max मतलब Ke जो काइनेटिक एनर्जी, जस्ट काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो Ke बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट, क्लियर, या न्यू नॉट या न्यू TH, ये सही, कुछ भी लिख दो, दोनों सही है, ठीक। अच्छा, अब बेटा थोड़ा सा ध्यान दो इसमें। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूं तो कैसे करूंगा, तो देखो, देखते हैं इस इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले तो ये बताओ h न्यू क्या है। ये h न्यू क्या है? h न्यू है फोटोन की एनर्जी, जो इंसिडेंट हो रहा है उस फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी। और h न्यू नॉट, इसमें न्यू नॉट क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड होती है लाइट की, जिससे कि इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आ जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है, ठीक। तो ये क्या है? वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी क्या होती है? वर्क फंक्शन। और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखना ध्यान से, मैंने इस मेटल सरफेस पे फोटोन डाला जिसकी एनर्जी थी h न्यू। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो मेटल के अंदर है, जो मेटल में है, इसने ये h न्यू एनर्जी ले ली और बाहर निकला। बाहर निकलने में खर्च हो गई कितनी? ये वाली। देखो, h न्यू एनर्जी मैंने इसको दी, लेकिन बाहर निकलने में इसकी खर्च हो गई h न्यू TH। तो फिर बची कितनी? यहां आने पे यहां बची h न्यू माइनस h न्यू TH, उससे ये भागेगा, तो इसको बोलते हैं Ke max। तो Ke max भी लिख देते हैं हम इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है, चाहे Ke लिख दो चाहे Ke max लिख दो। तो देखो, ये समझ में आ गया। फिर से एक बार, मैंने इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गई, तो बची कितनी? 10 माइनस 2। तो 10 ये है जो I है, जो हमने फोटोन दिया है जिस एनर्जी का, और माइनस वर्क फंक्शन ये है जो बाहर निकलने में खर्च हो गई। रिमेनिंग जो बची वो Ke max है। क्लियर? ये बहुत जरूरी है, इस इक्वेशन को आपको ध्यान रखना। कितना सिंपल इक्वेशन है। चलो, ये मैं मिटा देता हूं। अब इसी में थोड़ा सा और Ke, इस इक्वेशन को ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर 1 है ये। तो ये Ke max बराबर h न्यू की जगह पे मैं क्या लिख दूं? C बाय लैम्डा, HC बाय लैम्डा। इसकी यूनिट क्या होगी? अच्छा, ये बताओ, इसकी यूनिट क्या है? जूल। इसकी यूनिट क्या है? जूल। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं जूल, ठीक है। जूल कब होगा? जब HC और लैम्डा सबको आप SI सिस्टम में रखोगे, MKS सिस्टम में रखोगे, ठीक है, SI सिस्टम, माइनस HC अपॉन, इसको लिख देते हैं लैम्डा TH, न्यू को C बाय लैम्डा। तो यहां न्यू TH और C बाय लैम्डा TH। अब लैम्डा TH मैं भी डिफाइन कर चुका हूं, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट which can emit इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। उससे ज्यादा वेवलेंथ हो गई तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, क्योंकि अगर वेवलेंथ ज्यादा हो गई तो ये एनर्जी वर्क फंक्शन से भी, मतलब ये वाली जो एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी, वो वर्क फंक्शन से भी कम हो जाएगी, ठीक। तो Ke max बराबर, ये जूल में लिखा हुआ है, देखो, इसका भी यूनिट होगा जूल, और लैम्डा मीटर में होगा। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, ये हो गया Ke max बराबर। अब आपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा कि अगर मैं HC की वैल्यू डाल दूं और HC की वैल्यू डाल दूं तो आता है 12,400, याद होगा, 12,400 आता है। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दो इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। इसकी यूनिट क्या आती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। 12,000, ध्यान रखना, HC को लिखेंगे 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ये आपने जरूर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। और अपॉन लैम्डा को भी हम रखेंगे इसमें एंगस्ट्रॉम में। क्लियर?
तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा हमारा। समझ में आया? या आप इसको वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हो, एच सी वैल्यूज डाल दो और अपॉन वो यूनिट जो आएगी वो जूल में आएगी, उसको आप चेंज करो किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमें पता है जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। क्लियर? तो ये एचसी की वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम होती है, और नीचे लैम्डा को भी हम डाल देंगे एंगस्ट्रॉम में, तो ये एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा और ये बचेगा क्या? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। माइनस ऐसे यहां डालो, तो एचसी को मैं डालूंगा 12400 क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और अपॉन लैम्डा टी एच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको भी फिर आप लिखो किसमें? एंगस्ट्रॉम में। तो देखो फिर से एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा फाइनल ये बन जाएगा के ई मैक्स बराबर, मतलब मैं बता रहा था कन्वर्जन कैसे होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। आपको लैम्डा ध्यान रखना है किसमें डालना है? एंगस्ट्रॉम में। क्लियर? तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया, इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। मतलब सीधी सी बात है, आपको जहां भी एच सी दिखाई दे वहां क्या डाल दो? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और उसके साथ लैम्डा जरूर होगा, तो लैम्डा को भी ध्यान रखना है कि किसमें डालना है? एंगस्ट्रॉम में। क्लियर? इतनी सी बात आप जरूर ध्यान रखो, इससे क्या होता है? कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। नहीं तो आप सबको जूल में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनली जूल में आएगी, उसको फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। कैसे? मैंने बोला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो तो वो जूल बन जाता है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। चलो मैं अभी इसको तो मिटा रहा हूं, अब देखो आप लोग यहां से फिर देखो, ठीक है? तो ये मैं मिटा रहा हूं, देखना अब ध्यान से। अगर कभी कभी क्या होता है, हमें जो ग्राफ दिया है बेटा, हमें जो ग्राफ दिया है ये वाला, अब आपको याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल से क्या रिलेशन था? याद है? के ई मैक्स जो इलेक्ट्रॉन जाता था के ई मैक्स से, उसको हम रोकते थे तो वीएस स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ता था हमें, ठीक? तो के ई मैक्स बराबर था ईवीएस। तो यहां पे मैं वही लिख रहा हूं, देखना, ईवीएस, ठीक, बराबर ये एच न्यू, क्लियर, माइनस एच न्यू टी एच। ओके, अब ये ई को आप यहां लेके आ जाओ, तो वीएस बराबर क्या हो जाएगा? ये वीएस बराबर हो जाएगा एच न्यू बाय ई माइनस एच न्यू टी एच बाय ई। अब आप जरा देखो ध्यान से, ये स्लोप होता है, तो मैंने क्या बताया था? के ई मैक्स और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होगा उसको, उसमें जो स्लोप होगा वो एच होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर मैं यहां के ई मैक्स की जगह पे के ई मैक्स को हटा के स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बना दूं, तो ये लिखना, ग्राफ बनाना, ग्राफ वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस क्या? वी न्यू, फ्रीक्वेंसी न्यू। तो अगर मैं यहां पे ईवीएस लिख दूं, ठीक, तो ईवीएस, मैं ई को इधर लेके आ गए, देखो वीएस का और न्यू का ग्राफ बन गया ये, तो स्लोप क्या होगा? तो इसका जो स्लोप होगा एम, वो एच बाय ई होगा। तो अगर मैं तुम्हें अलग अलग मेटल्स के ग्राफ बना के बता दूं, किसके बीच में? स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, और आपसे पूछूं बताओ किसका स्लोप ज्यादा होगा, तो क्या होगा? सबका स्लोप क्या होगा? एच बाय ई। एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 इंटू 10⁻34 अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये तो दोनों ही कांस्टेंट है, तो हर मेटल का स्लोप क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये बात आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर मैंने आपको बताया था के ई मैक्स बराबर ईवीएस, है ना? मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और एक बात और बताई थी, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उस पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन यहां से जो हमने लाइट डाली एच न्यू, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, उसकी जो के ई मैक्स है, देखो अब समझो रिलेशन, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो इसको रोकने के लिए यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा।
ये मैंने आपको बताया था। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हम लोग अब ये सीखेंगे कि जो वेव थ्योरी है लाइट की वेव थ्योरी, मतलब लाइट अगर एक वेव के फॉर्म में है तो हम जो ये फिनोमिना है कि हम लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रोसेस को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी व्हाइल डिस्क्राइबिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्यों फेल हो गया था। देखो कितने प्रॉब्लम्स थे इसके। सबसे पहले इंटेंसिटी प्रॉब्लम, मतलब इंटेंसिटी प्रॉब्लम मतलब अब मैंने क्या सिखाया था आपको, मैंने तो ये बताया था कि जो आप यहां पे लाइट डाल रहे हो, यहां पे आप जो लाइट डाल रहे हो, और इस फॉर्मूले से देखो पता चल रहा है के ई मैक्स जो है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये तो वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन तो एक मेटल का फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, मेटल के लिए कांस्टेंट होता है, ये तो फिक्स्ड है। के ई मैक्स न्यू पे डिपेंड करेगा, के ई मैक्स न्यू ज्यादा तो के ई मैक्स ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। लेकिन लाइट अगर वेव के फॉर्म में है, तो लाइट अगर वेव के फॉर्म में है तो मैंने उसकी इंटेंसिटी डिफाइन की थी कल। क्या बताया था इंटेंसिटी में? इंटेंसिटी होती है I बराबर एनर्जी अपॉन एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही तो होती है इंटेंसिटी। तो अगर बेटा अगर लाइट वेव के फॉर्म में आ रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि यूनिट एरिया में पर सेकेंड जो एनर्जी गिर रही है वो ज्यादा हो जाए। इंटेंसिटी अगर ज्यादा हो जाए तो इसका क्या मतलब है? पर यूनिट एरिया में एनर्जी ज्यादा गिर रही। क्लियर? अच्छा, अब एक बात मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो लाइट होती है उसमें होता क्या है, नाम देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है। एक्चुअली में वो बाद में सीखेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लाइट कैसे चलती है, क्या होता है, वो सब सीखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है, हम सीख चुके हैं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी होती है वही एनर्जी यहां ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी। तो अगर इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनना, इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब जो लाइट गिरा रहे हैं उसकी। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है इसमें, ठीक, तो उसका एम्पलीट्यूड होता है, तो वो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और हम पहले एसएचएम में सीख चुके हैं कि अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया तो एनर्जी मस्ट बी इंक्रीज। याद करो वहां पे हाफ है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती थी एनर्जी। तो ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है देन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन रेडिएशन, इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रेडिएशन मस्ट इंक्रीज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोवाइड मोर एनर्जी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी देगी, और ज्यादा एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, देखो मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी दी, तो फिर ये ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। तो प्रूफ क्या हुआ? अगर वेव के फॉर्म में चलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जबकि हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि इंटेंसिटी आप कितनी भी बढ़ा लो, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लो, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी देखो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे, तो कितना भी इंटेंसिटी बढ़ाओ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, अगर एनर्जी वेव के फॉर्म में आ रही है, लाइट वेव के फॉर्म में है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। तो अब इससे भी समझो, इस फॉर्मूले से I बराबर Nhν/A। अब मैंने क्या किया, ये अब इससे समझो, इससे बिल्कुल क्लियर होगा। देखो क्या क्लियर होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब ही नहीं है। अगर लाइट वेव के फॉर्म में आ रही है तो फिर फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। आप इंटेंसिटी बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये तो गलत है। एक्सपेरिमेंट तो ये बोलता है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखो, देखो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दो, न्यू कांस्टेंट कर दो, ये आइंस्टाइन ने बताया था। ये देखो कैसे एक्सप्लेन कर देगा इसी चीज को। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करना है, एरिया तो कांस्टेंट होता ही है, एच एक कांस्टेंट है ही। अब आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओ, ठीक, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओ। अब आपको पता होना चाहिए
कि एक इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होता है वो एक ही फोटोन लेके इजेक्ट होता है। इसको समझो, आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन एटम में। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, यहां पे एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां इलेक्ट्रॉन होगा, इसको अगर ऊपर भेजना है ना, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एनर्जी लेवल में पहुंचाना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है, तो देखो कितना एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसको हम कितनी एनर्जी का फोटोन देंगे, इसको हम देंगे, डिफरेंस करो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब ये वाला फोटोन अगर आप दोगे इसको तो ये लेके ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर आपने इस एनर्जी से कम फोटोन दिया, इस एनर्जी से कम एनर्जी का फोटोन दिया, तो ये सीधा निकल जाएगा, ये एक्साइट नहीं होगा। अगर ये कोई भी एनर्जी, थोड़े डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, पढ़ा होगा, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दूं तो ये ऐसा थोड़ी होगा कि यहां से यहां पहुंच जाए, नहीं, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इसको, क्योंकि अगर ये यहां से यहां भी पहुंच जाता है तो इसका मतलब तो यहां पे भी एक एनर्जी लेवल है, जबकि यहां कोई एनर्जी लेवल तो है ही नहीं, तो फिर यहां पे एग्जिस्टेंस भी नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ यही वाली एनर्जी लेके ऊपर जाएगा। क्लियर? तो और एक, अब तुम सोचो 10.2 का ना देके तुम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 100 फोटोन दे दो, तब भी ये एक भी फोटोन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, 100 के 100 ऐसे निकल जाएंगे, क्योंकि कोई भी एक फोटोन इसको एक्साइट करने के लिए कैपेबल नहीं है। क्लियर? हाँ, अगर तुम 10.2 का दोगे 10.2 का 1 दे दोगे तो ये लेके ऊपर चला जाएगा। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो सिर्फ उसी फोटोन को लेगा जो इसको बाहर निकालने में कैपेबल होगा। क्लियर? अदरवाइज अगर ये फोटोन मतलब कैपेबल का मतलब इस फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है, मतलब बाहर निकालने के लिए सफिशिएंट नहीं है, उससे भी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। समझ गए ना? चाहे आप 1 करोड़ फोटोन डाल दो इनसफिशिएंट एनर्जी के, तब भी ये एक को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक? अब इसका ये मतलब हुआ कि एक फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी, एक फोटोन इसने लिया जिसकी एनर्जी क्या है, h न्यू, मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू। ठीक? तो ये अगर ये कैपेबल है तो लेके बाहर निकलेगा और के मैक्स इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यहां देखो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दूं और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दूं, तो देखो इंटेंसिटी बढ़ गई। समझना बहुत ध्यान से, मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, आइंस्टाइन के हिसाब से क्या हुआ, इंटेंसिटी बढ़ाई। कैसे बढ़ाई? फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करके। यही तो बोल रहा था वो, कि फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, चाहे कितनी भी इंटेंसिटी क्यों ना हो जाए, बढ़ा दो। तो मैंने फ्रीक्वेंसी करी कांस्टेंट, H और A कांस्टेंट है। अब मुझे इंटेंसिटी कैसे बढ़ा सकता हूं मैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा के। तो मैंने और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा लिए, लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी न्यू ही है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या वो ज्यादा फोटोन ले लेगा? नहीं, मैंने बोला एक ही फोटोन लेता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन लेगा, लेकिन मैंने न्यू तो कांस्टेंट रखा था। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी फोटोन की एनर्जी h न्यू ही है। अगर फोटोन की एनर्जी h न्यू ही है तो के मैक्स अभी भी यही रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये आइंस्टाइन ने सही प्रूफ कर दिया। क्लियर? जबकि वेव थ्योरी के हिसाब से, वेव में तो कोई फोटोन का मतलब एक क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट एनर्जीज का कोई फंडा ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक फोटोन ही लेगा। उसमें तो मैंने बोला था वेव थ्योरी में तो लाइट एनर्जी आ रही है ट्यूब में, जैसे पानी बह रहा है ट्यूब में, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर पानी में ट्यूब की तरह एनर्जी बह रही है, ट्यूब में पानी की तरह अगर एनर्जी बह रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो कितनी भी एनर्जी ले लेगा, है ना? थोड़ी देर लगेगी उसको, मान लो सफिशिएंट एनर्जी पर सेकंड नहीं आ रही, तो थोड़ी देर वेट कर लेगा, पूरी एनर्जी जब मिल जाएगी उसको, बाल्टी भर जाएगी, तो बाहर निकल जाएगा, है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ कि वेव थ्योरी यहां पे फेल हो गई। एक्सपेरिमेंट सही बताएगा, एक्सपेरिमेंट जो कंक्लूजन निकलते हैं वो तो गलत नहीं हो सकते हैं, है ना? तो थ्योरी गलत हो सकती है लेकिन एक्सपेरिमेंट गलत नहीं हो सकता, इसलिए वेव थ्योरी यहां पे फेल हो गई। तो इंटेंसिटी प्रॉब्लम आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम क्या थी? देखो ग्राफ में क्या बोल रहा है कि अगर ये न्यू टीएच अगर है फ्रीक्वेंसी, यहां पे जो वेव आ रही है, लाइट आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी, लाइट जो आ रही है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू टीएच है।
तो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल पाएगा। देखो यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0, जस्ट बाहर निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी उसके पास, है ना। लेकिन यहां अगर वेव, बात सही भी है, बात सही है, अगर तुम न्यू टीएच से कम, एच न्यू टीएच से कम एनर्जी, एच न्यू, जहां पे एच न्यू टीएच से कम है, मतलब बाहर निकालने के लिए सफिशिएंट एनर्जी से कम है, तो यहां पे देखो, सॉरी, एच न्यू जो यहां पे आ रही है लाइट, वो लेस देन एच न्यू टीएच है, मतलब जितनी मिनिमम चाहिए ना उससे भी कम एनर्जी के फोटोन आ रहे हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन 100 फोटोन लेके बाहर निकल जाएगा? नहीं, चाहे तुम 1 करोड़ भेज दो तब भी वो निकलता तो एक ही से है, लेकिन अगर एक सफिशिएंट एनर्जी का हो तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब चाहे कितनी भी आप क्या कर दो, इंटेंसिटी बढ़ा दो, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने भी कर दो, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी न्यू टीएच से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये तो सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि अगर देखो न्यू की वैल्यू, यहां पे न्यू की वैल्यू लेस देन न्यू टीएच है, तो आप एन कितना भी बढ़ा दो, हर फोटोन में एनर्जी सफिशिएंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। ठीक, अब सुनो, वेव अगर फॉर्म में है, अगर मान लो वेव के फॉर्म में है, तो फिर न्यू टीएच का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये न्यू टीएच कुछ है ही नहीं। इंटेंस अगर लाइट वेव के फॉर्म में आ रही है तो न्यू टीएच मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि आप न्यू टीएच, जो न्यू है यहां पे, मान लिया मैंने कि न्यू टीएच से कम है, ठीक, तो अब मैंने क्या किया, न्यू टीएच से कम है, लेकिन लाइट किसके फॉर्म में आ रही है? वेव के फॉर्म में, मतलब ट्यूब में पानी की तरह। तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर में कंटिन्यू अपना एक्सेप्ट करता रहेगा, कंटिन्यू एक्सेप्ट करेगा और थोड़ी देर बाद निकल जाएगा जब इसको सफिशिएंट, जब एच न्यू टीएच से ज्यादा एनर्जी इसको मिल जाएगी तब, या एच न्यू टीएच मिल जाएगी तुरंत निकल आएगा बाहर। क्लियर? तो यहां पे अगर लाइट वेव के फॉर्म में है तो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के हिसाब से तो न्यू टीएच कुछ होता ही नहीं है, जबकि प्रैक्टिकल जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तो हमें देखा हमने कि न्यू टीएच से कम फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकलता, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता हमें। क्लियर? तो यहां पे ये वेव थ्योरी फेल हो गई फ्रीक्वेंसी की वजह से। ठीक, अब टाइम लैगिंग क्या है समझो। टाइम लैगिंग का मतलब क्या है कि अगर हमने बोला था जैसे ही हम लाइट डालते हैं इलेक्ट्रॉन का एमिशन तुरंत होता है ना, मतलब देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो लेकिन अगर लाइट वेव के फॉर्म में है, समझना, लाइट वेव के फॉर्म में है, लाइट अगर वेव के फॉर्म में है और न्यू की वैल्यू न्यू टीएच से कम है, मतलब जो एक फोटोन आ रहा है वो सफिशिएंट एनर्जी का नहीं है इसको बाहर निकालने के लिए, तो फिर इसको वेट करना पड़ेगा। ट्यूब में पानी की तरह एनर्जी आ रही है तो इलेक्ट्रॉन वेट करेगा, जब एनर्जी इतनी एच न्यू टीएच हो जाएगी तो ये बाहर निकल आएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम लैगिंग होगा। ठीक, इंसिडेंस में और निकलने में कुछ टाइम लगेगा बीच में, जबकि एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि अगर लाइट कैपेबल है एमिशन इलेक्ट्रॉन करने के लिए तो जैसे ही आप लाइट डालोगे सरफेस से तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। क्लियर? तो यहां पर टाइम लैगिंग की प्रॉब्लम भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इतनी बात आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, जल्दी से देखेंगे। कह रहा है कि एक सरफेस है जिस पर हमने लैम्डा इक्वल 3100 एंगस्ट्रॉम का फोटोन डाला, मतलब लाइट डाली है, इतनी वेवलेंथ है। इसका वर्क फंक्शन क्या होता है? फाई या फिर W भी लिखते हैं इसको। ठीक, तो ये हो गया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बता दो और स्टॉपिंग पोटेंशियल बता दो। ठीक, तो हम जानते हैं सबसे पहले तो जो लैम्डा दिया है अपन को, इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी कैसे निकालोगे? तो E होती है, E बराबर SC बाय लैम्डा, है ना। और SC बाय लैम्डा को मैंने शॉर्ट सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिखा? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा को भी रखना है एंगस्ट्रॉम में, तो 3100 एंगस्ट्रॉम। देखो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम खत्म हो गया, ये इससे डिवाइड करो तो 4 क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता चुका हूं मैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब देखो फाई कितना दिया है? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया। तो के ई मैक्स बराबर क्या होता है? मैंने क्या बताया था?
फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो 4 माइनस 2.5 क्या आ गया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अब देखो Ke मैक्स, वो कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ, तो मैंने अभी Ke मैक्स निकाल लिया है। Ke मैक्स कितना आया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फिर Ke मैक्स बराबर क्या होता है EVS। देखो Ke मैक्स बराबर EVS होता है ना, तो बेटा ध्यान सुनना, Ke मैक्स बराबर EVS जूल होता है। EVS इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये VS वोल्ट, वोल्टेज, जूल आएगा इसका यूनिट। तो मैं इसमें क्या करूं, इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दूं, EVS में इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दूं, तो ये जूल में इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो तो वो बन जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है। देखो E से डिवाइड किया तो E से E कैंसिल हो गया, क्या बचा VS, और अब इसकी यूनिट हो गई VS, क्या आ गया ये VS बचा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी VS जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, अभी जूल था, अब VS बचा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान सुनना, Ke मैक्स भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। Ke मैक्स देखो कितना है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं यहां पे लिख देता हूं Ke मैक्स, देखो फिर यहां पे फिर से लिख देता हूं Ke मैक्स बराबर EVS, और ये E खत्म हो गया, तो क्योंकि ये अगर देखो EVS था जूल में, लेकिन मुझे क्या दिया है Ke मैक्स दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैंने यहां जो जूल था उसमें इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया, इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना दिया। ठीक, समझ गए ना। तो अब रखो वैल्यू, तो Ke मैक्स की वैल्यू कितनी है, तो Ke मैक्स की वैल्यू है 1.5, तो ये हो गया 1.5 क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं 1.5, Ke मैक्स की वैल्यू रखो 1.5, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.5 ये हो गया Ke मैक्स, और ये VS है, तो ये हमारा VS आ गया क्या 1.5 वोल्ट। क्लियर, ये VS, अब VS क्या होता है यार, VS तो वोल्टेज है ना, तो 1.5 वोल्ट आ गया। क्लियर, ओके। अब ये मैं मिटा रहा हूं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इसको। अब सीधी सी बात है यार, जितने वोल्ट उतने ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जितना वोल्ट होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, समझ गए होंगे। मान लो 10, छोड़ो यहां पे समझा दिया है मैंने, EVS ये एनर्जी है जूल में है, और इसको डिवाइड किया तो VS बचा। VS क्या है, वोल्ट है, VS वोल्ट, VS तो वोल्ट होता है ना, लेकिन उतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है ये, VS वोल्ट उतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जितना वोल्ट होगा उससे इलेक्ट्रॉन को उतने ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। हम पढ़ चुके हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने पे इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलती है उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ठीक, समझ गए ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब 2 वोल्ट से कर दो तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, तो 2 वोल्ट से कितनी एनर्जी मिली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, तो जितने वोल्ट उतने ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं ये कह रहा हूं। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फील होना बहुत जरूरी है। कह रहा है अ मेटेलिक सरफेस इज इररेडिएटेड, इररेडिएटेड का मतलब होता है लाइट डाली है उस पर, विथ लाइट ऑफ वेरिएबल वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट डाली हमने। कह रहा है कि above a wavelength of 3100 एंगस्ट्रॉम नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। मैंने याद करो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताया था कि एक ऐसी वेवलेंथ जिससे ज्यादा वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, क्योंकि उससे एनर्जी जो होगी SC बाय लैम्डा बढ़ जाएगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा हो जाएगा तो ये एनर्जी वर्क फंक्शन से भी कम हो जाएगी। तो ये क्या है, ये है मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये हो गई लैम्डा TH, क्या हो गया 3100 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, चलो फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। अब देखो विथ एन अननोन वेवलेंथ, मतलब एक अननोन वेवलेंथ है, मुझे पता ही नहीं है जो। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 3 वोल्ट, मतलब अब मैंने क्या किया, इस सरफेस पर एक लैम्डा वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट किया और इससे इलेक्ट्रॉन निकला। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो मुझे यहां ये एनोड तक रोकने के लिए, एनोड पर रोकने के लिए VS स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ता है, जो कितना दिया है देखो 3 वोल्ट दिया है, तो VS की वैल्यू हो गई 3 वोल्ट। समझ गया ना, क्लियर। तो VS हो गया 3 वोल्ट। कह रहा है फाइंड द अननोन वेवलेंथ, तो ये लैम्डा बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं पहले। Ke मैक्स बराबर क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन।
ठीक, रख दो इसमें वैल्यू। तो Ke max, अब Ke max तो होता है EVS, Ke max का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था EVS, लेकिन मैं इसमें ये जूल में होता है, EVS जूल होता है, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन हटा देता हूं तो ये VS इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। मैंने बोला भी था जितने वोल्ट उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर E तो होता है hc बाय लैम्डा, है ना। चलो अभी ऐसे ही लिख देते हैं इसको EVS, ये जूल ये भी जूल, माइनस फाई क्या होता है बेटा hc बाय लैम्डा TH। क्लियर। अब देखो इसको करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये VS हो जाएगा बराबर, अब इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखो, ये भी एनर्जी है तो इसको तो मैं जानता हूं, hc को लिख देते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा को, देखो लैम्डा कितनी थी अननोन, लैम्डा अननोन है तो इसको मैं लैम्डा ही लिखूंगा। ठीक, लैम्डा को मैं लैम्डा ही लिख देता हूं, हमें आंसर चाहिए इसका। तो अब सोचो आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में, तो निकाल लेते हैं हम। और माइनस देखना बेटा ध्यान से, माइनस hc अपॉन लैम्डा, इसको भी लिख दो, hc को 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम और अपॉन लैम्डा TH देखो 3100 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। देखो ये एंगस्ट्रॉम से ये एंगस्ट्रॉम खत्म हो गया और ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, ये कट गया 4 बार। ठीक, तो ये VS और VS कितना था 3 था, तो यहां रख दो, तो देखो ये 3 बराबर ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और अपॉन लैम्डा माइनस, हाँ बेटा माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचाइए। ठीक, और ये 3 भी क्या है, 3 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो है, क्योंकि मैंने E से डिवाइड कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा। ठीक, जितने वोल्ट जितना वोल्ट उतने ही, मतलब VS कितना है 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व कर दो आप, तो ये 4 को लेके आ जाओ इस तरफ, तो 4 को इस तरफ लेके आओगे तो 7 हो जाएगा, तो इस तरह बचेगा आपका 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा इक्वल 7, क्या 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये 4 इस तरफ आ गया, 7 एंगस्ट्रॉम, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट खत्म, तो लैम्डा को इधर लेके आ जाओ, 7 इधर आ जाएगा, तो लैम्डा बराबर 12400 अपॉन 7, क्या देखो एंगस्ट्रॉम बचा, तो ये एंगस्ट्रॉम, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, देखो बेटा कह रहा है कि क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। अ बीम ऑफ लाइट, एक लाइट की बीम है, कंसिस्ट ऑफ 4 वेवलेंथ, 4 वेवलेंथ्स की लाइट आ रही है, कितनी 3100, 6200, 8000 एंड 9000 एंगस्ट्रॉम, ईच ऑफ इंटेंसिटी, मतलब सबकी इंटेंसिटी यही है। क्लियर। तो हमें 4 वेवलेंथ है, वो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड लैम्डा 4, और सबकी इंटेंसिटी सेम है I। तो मैंने यहां पे देखो ये इंटेंसिटी लिख दिया I। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो जूल पर सेकेंड को वैट लिखेंगे तो वैट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखो कह रहा है कि द बीम फॉल्स नॉर्मली ऑन एरिया 10⁻⁴ मीटर, तो एरिया लिख दिया 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर ऑफ अ क्लीन मेटेलिक सरफेस, एक साफ मेटेलिक सरफेस उस पर गिराया, और वर्क फंक्शन 1.9, तो फाई लिख दिया, वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है कि एज्यूमिंग नो लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जितने लाइट में जितने फोटॉन्स आ रहे हैं, अगर फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकालने में कैपेबल है, एक्चुअली में होता क्या है देखो सुनना, मान लो मैं इस सरफेस पर 1000 फोटोन गिरा रहा हूं, 1000 फोटोन्स गिरा रहा हूं, और पूरे 1000 फोटोन में जो है हर फोटोन में एनर्जी है कितनी, इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा, मतलब हर फोटोन से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो सकता है, हां, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक, बहुत कम, जैसे पता है कितना होता है, एक एवरेज बताया अगर तुम्हें, तो 1 मिलियन मतलब 10⁶ फोटॉन्स गिरते हैं जब, तब इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये एक नॉर्मली प्रैक्टिकल रेशियो है। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है, ऐसा नहीं है। आप ये मान लो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी फोटॉन्स कैपेबल हैं जो आ रहे हैं, अगर 10⁶ पूरे कैपेबल हैं तो इससे 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, मतलब हर फोटोन से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कैपेबल है तो मतलब उसकी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है। क्लियर, देख लेते हैं।
तो ये फाई दिया है, वर्क फंक्शन दिया है, देखो है ना। तो अब हम क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, यहां सरफेस से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अगर हमने ये 4 वेवलेंथ डाली और हर वेवलेंथ की इंटेंसिटी ये है, ठीक। तो अब पहले समझो, सबसे पहले तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखो मैंने बताया था Nhν/A, जहां n क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, ठीक। इसलिए मैंने नीचे देखो टाइम नहीं लिखा। और ये hν क्या होता है, एक फोटोन की एनर्जी, क्लियर। तो n इंटू एक फोटोन की एनर्जी, ये हो गई टोटल फोटोन की एनर्जी, कितने पर सेकेंड, n पर सेकेंड वो है फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो ये एनर्जी हो गई nhν, एक सेकेंड में गिरने वाली एनर्जी, और अपॉन देखो एरिया। तो ये क्या हो गई, एनर्जी पर सेकेंड, क्योंकि मैंने n को एक सेकेंड का ही माना है, और अपॉन एरिया। तो ये हो गया हमारा इंटेंसिटी। अब न्यू को लिख दो c/λ। तो पहले तो इससे n निकाल ले रहे हैं, n बराबर क्या हो जाएगा, IA अपॉन hν। न्यू को लिख देते हैं c/λ। देखो ये हो गया c/λ, क्लियर। अच्छा, तो ये है फॉर्मूला हमारा नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने का, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने का, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, ठीक। और कब, जब हमें इंटेंसिटी दी हो, एरिया दिया हो, लैम्डा दिया हो, ठीक, ये सब दिया हो, तब ऐसे हम नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स निकालते हैं पर सेकेंड। ओके, चलो अब हमें ये देखना है बेटा, देखो मुझे यहां पे इंटेंसिटी दी गई सबकी, इसकी, तो मैं इंटेंसिटी को यहां डाल के इसमें कितने फोटॉन्स आ रहे हैं वो निकाल लूंगा। इसमें कितने फोटोन आ रहे हैं यहां डाल दो, उसके फोटॉन्स आ जाएंगे। इसके कितने फोटोन आ रहे हैं यहां डाल दो, इसके कितने फोटोन आ रहे हैं यहां डाल दो, आई की जगह पे सबके फोटॉन्स आ जाएंगे। लेकिन क्या सबके फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएंगे, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक। तो हमें क्या देखना पड़ेगा इसके लिए, पहले ये बताओ, सिंपल सा काम है। इसमें जो फोटॉन्स आ रहे हैं, इसमें जो फोटॉन्स आ रहे हैं, उनकी एनर्जी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा होनी चाहिए, है ना, वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। तो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग फोटोन की एनर्जी निकालते हैं। तो क्या होता है, E1 बराबर hc अपॉन λ1। अब मैंने क्या बोला था, जब लैम्डा तो मैं एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो सीधा hc को क्या रख दो, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन 3100 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम खत्म, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही अब दूसरा वाला लैम्डा रखो 6200, तो इसके फोटोन की एनर्जी आ जाएगी, यहां रख दो तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही देखो, तो ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया फोटोन की एनर्जी, जबकि वर्क फंक्शन कितना है 1.9। अरे निकाल देगा, ये वाला सही है, ये वाला फोटोन मतलब ये वाली एनर्जी, ये वाली लाइट फोटोन को निकालेगा। हर फोटोन, इसका जितने भी फोटोन होंगे इसमें, हर फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक। ऐसे ही इसका भी देखो 2 है, वो भी 1.9 से बड़ा है, तो ये एनर्जी ज्यादा है अगर, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब इस देखो यार, यहाँ पे λ2 6200 एंगस्ट्रॉम में, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अब देखो 6002 या 8000 आ गया, इसका डिवाइड करो तो ये काफी कम आएगा, 1.9 से काफी कम आएगा, ठीक। तो ये वाला बेकार है, ये नहीं निकाल पाएगा। तो फिर क्या 9000 वाला निकाल देगा यार, जब 8000 वाला नहीं निकाल पा रहा, तो 9000 वाले की एनर्जी तो और भी कम होगी, इससे भी बहुत ज्यादा कम होगी, तो वो भी एनर्जी नहीं निकाल पाएगा। तो हमें क्या करना है, इसके और इसके टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं। तो चलो n बराबर क्या करें, n1 प्लस n2। तो n बराबर, देखो कितना सिंपल है, n1 प्लस n2। तो n की वैल्यू तो ये रखी है, तो a लैम्डा आई a अपॉन hc, ये तो सब में सेम है, तो आई a अपॉन hc, ये बाहर कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, λ1 प्लस λ2। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब n बराबर I की वैल्यू, इंटेंसिटी थी 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन, मैंने क्या बोला था, hc को क्या रखो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन कुछ नहीं, यही तो लिखते हैं, hc को ये लिख दिया। और λ1 प्लस λ2 को देखो जोड़ो, तो λ1 प्लस 3100 और 6200, ये कितना हो जाएगा, 0 0 और 3 और ये 9, ठीक। इतना क्या, एंगस्ट्रॉम खत्म। तो देखो एंगस्ट्रॉम से ये एंगस्ट्रॉम खत्म, और एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम खत्म हो गया, बस खत्म हो गया। देखो अब n बराबर, अब समझना, यहां गड़बड़ नहीं कर देना,
n बराबर 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 12400 इंटू, बेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रह गया ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलो आप किसमें, जूल में। समझ में आया, इसको जूल में लिखना पड़ेगा हमें, या ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है ना, तो इसको हमें किसमें बदल दें हम, जूल में, तो हमारा n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप लिखो, क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लिख देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। क्लियर, खत्म। n की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं। आई थिंक इतनी बात सब लोग जरूर समझ गए होंगे। क्लियर, तो इस तरीके से हमने टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल लिए। क्लियर, देखो बेटा ये दो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 सेपरेट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स, सेपरेट माने अलग अलग, मोनोक्रोमेटिक का मतलब है जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट एमिट करता है। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, कोई भी सोर्स होता है उससे मिक्सचर ऑफ इन बहुत सारी वेवलेंथ निकलती हैं, लेकिन अब हमें क्वेश्चन दिया है तो मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि सिंगल वेवलेंथ का लाइट बीम है। कौन कौन सी है बीम, ए एंड बी, एक लाइट बीम आ रही ए, एक आ रही बी, ऑफ द सेम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी सेम, देखो मैंने लिख दिया है इंटेंसिटी सेम, आर फॉलिंग नॉर्मली ऑन अ यूनिट्स एरिया ऑफ अ मेटेलिक सरफेस, एरिया भी सेम, कितना यूनिट, तो ई आई एंड ए आर सेम। तो कह रहा है कि दीज वेवलेंथ लैम्डा ए, अब इनकी लैम्डा वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा, देयर वेवलेंथ्स आर लैम्डा ए एंड लैम्डा बी रिस्पेक्टिवली, एज्यूमिंग दैट, हम मान लेते हैं कि जो इंसिडेंट लाइट आ रही है ये दोनों, इनका हम यूज करते हैं किसमें, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं इसको इंसिडेंट करके। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बीम ए एंड दैट ऑफ बी, मतलब ए और बी जो बीम है उनसे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे मेटल सरफेस से, यूनिट एरिया से, इंटेंसिटी से में कितना होगा। तो हम जानते हैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, एन एच न्यू अपॉन ए, न्यू को लिख दो सी बाय लैम्डा, तो एन एच सी बाय लैम्डा इंटू ए। अब देखो इसमें बेटा एन और सॉरी इसमें एच सी तो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, तो फिर एन ये है और लैम्डा को इधर लेके आ जाओ, बाकी सब कांस्टेंट है, तो एन प्रोपोर्शनल तो लैम्डा हो गया, तो फिर एन ए अपॉन एन बी बराबर लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी, दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। ठीक, अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत जरूरी है, कह रहा है कि व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स, वही सिंगल वेवलेंथ का सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, मतलब ये सोर्स है, देखो ये सोर्स है, ये है सोर्स एस, और इससे आर डिस्टेंस पे सेल रखी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का मतलब एक मेटल सरफेस रखा है, तुम इतना समझो। ठीक है, तो यहां पे एक मेटल सरफेस रखा हुआ है आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो कह रहा है कि जब ये आर डिस्टेंस है, तो यहां पे लिख लेते हैं पहले, तो R1 की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस देखो 0.2 मीटर, ठीक 0.2 मीटर। ठीक है, फ्रॉम अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल द कट ऑफ वोल्टेज एंड द सैचुरेशन करंट, कट ऑफ वोल्टेज मतलब Vs, तो Vs1 बोल देते हैं, कितना है देखो 0.6 वोल्ट, और सैचुरेशन करंट तो ये Is होती है, तो Is1 बोल दिया, कितनी है 18 मिली एम्पियर। ठीक, चलो ये फर्स्ट केस, और यहां देखते हैं आप सेकंड केस में क्या कह रहा है वो। तो कह रहा है कि देखना ध्यान से, इफ द सेम सोर्स वही सोर्स है, इज प्लेस्ड एट 0.6 मीटर, मतलब डिस्टेंस हो गई 0.6 मीटर, क्लियर, अवे फ्रॉम द सेल। तो पहले देखो सेल यहां रखी थी, तो इस पे एनर्जी गिर रही थी, अब इसको हमने बहुत दूर कर दिया, चलो मान लेते हैं कुछ यहां कर दिया, डबल, मान लो ये R1 है और ये R2 डिस्टेंस कर दिया हमने, ठीक, तो R2 हो गई इतनी। इफ प्लेस इज अवे फ्रॉम द सेल, देन कह रहा है कि तब स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब अब ये सेल सोर्स रखा है, तो इस सोर्स से लाइट गिरेगी, यहां मेटल प्लेट है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, अब याद करना, देखो ध्यान रखना पड़ेगा रिजल्ट्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, याद है,
फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इंटेंसिटी से तो करंट बदलती है। ठीक, तो यहां पर अब और दूसरी बात देखो बेटा, एक बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक सोर्स की प्रॉपर्टी है। फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। आपको ऑल्टरनेटिंग करंट में ही बताया है, ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, जो लूप होता था उसके रोटेशन की फ्रीक्वेंसी पे, याद है। ऐसे ही यहां पर भी जो लाइट सोर्स होता है, इस लाइट सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी ऑसिलेशन की, वही लाइट की जो इससे लाइट निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब एक बार अगर सोर्स से लाइट निकल गई, न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट निकल गई, मान लो कितनी फ्रीक्वेंसी की, न्यू फ्रीक्वेंसी की, तो ये लाइट चाहे जहां जाए, किसी भी मीडियम में जाए, इसका रिफ्लेक्शन करा दो, रिफ्रैक्शन करा दो, इंटर कुछ भी करा दो, डिफ्रैक्शन करा दो, जो भी कराना है इस लाइट के साथ कुछ भी करा दो, लेकिन इस लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो सोर्स से एक बार लाइट निकल गई तो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, चाहे वो दूर चली जाए, चाहे पास में हो, चाहे जितनी दूर चली जाए। तो यहां जब फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलेगा, मतलब कि पहले जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था अभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा 0.6 वोल्ट। तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले कितना था, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.6 वोल्ट है ना, ये ऑप्शन जो है उसमें 0.6 वोल्ट था। तो देखो पहले दिया है 0.6 वोल्ट, अब उसको डिस्टेंस बढ़ा दिया तो कह रहा है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 0.6 वोल्ट, फिर कह रहा है द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 1.8 वोल्ट। तो ए ऑप्शन सही है, 0.6 वोल्ट ही रहेगा। क्लियर? क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। कैसे पता? देखो के ई मैक्स बराबर यहां पे क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू टी एच, याद है। अब के ई मैक्स की जगह पे क्या लिख दो, ई इंटू वी एस। अब देखो वी एस डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन न्यू, समझ गए। तो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा, ये लिख लेना, एक्सप्लेनेशन में लिख लेना इसको, ठीक है। मैं ये मिटा रहा हूं। अब याद करो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर में रेडिएशन में मैंने बताया था कि सोर्स से पॉइंट सोर्स से बताया था, लाइन सोर्स से बताया था और प्लेन सोर्स से ही बताया था। क्या बताया था कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल 1/r²। ये सबको याद होगा, नहीं है तो याद होना चाहिए। ये पॉइंट सोर्स के लिए था और लाइन सोर्स के लिए था I प्रोपोर्शनल 1/r और प्लेन सोर्स के लिए था I प्रोपोर्शनल r⁻0, मतलब डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट था वो। ठीक, तो ये हो गई इंटेंसिटी। तो मतलब मैं क्या करूं, अब ये पूछ रहा है IS2 बताओ सैचुरेशन करंट, तो कितना सिंपल है। अब ये बताओ यहां पे ये इंटेंसिटी है, मुझे पता है, पहले ही सीख चुका हूं मैं। सैचुरेशन करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, सबसे पहला ग्राफ था इस चैप्टर का, क्या था, सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, याद है। तो सैचुरेशन करंट प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी और ये प्रोपोर्शनल 1/r², मतलब कि सीधा IS प्रोपोर्शनल 1/r²। तो मैं ऐसे लिख दूं IS1/IS2 बराबर उल्टा हो जाएगा R2² ठीक। तो यहां रख दो IS1 कितना था, IS1 था 18 मिली एम्पियर, तो ये हो गया 18 मिली एम्पियर अपॉन IS2 हमसे पूछ रहा है बराबर R2²। देखो डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर मतलब 0.36 और अपॉन R1² तो 0.2 मतलब 0. आएगा 0.2 का, हाँ 0.04। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, समझ गए। तो यहां ये क्या आ गया, ये 9 टाइम्स। तो IS2 बराबर क्या हो जाएगा, IS2 के इधर 9 इधर आ जाएगा, तो IS 1/9 मतलब 1/9 टाइम्स हो जाएगी करंट। क्लियर? तो आई होप ये बात सब लोग समझ गए होंगे। देखो बेटा, अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स किए, थ्योरी पूरी हो गई उसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब हमें इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने रेडिएशन के बारे में पढ़ा है ना, तो एक और प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम किसी मेटल सरफेस पे रेडिएशन डालते हैं, ठीक, तो ये रेडिएशन इस सरफेस पे एक फोर्स लगाता है,
और जितना रेडिएशन इस पे फोर्स लगाएगा सरफेस भी रेडिएशन पे उतना ही फोर्स लगाएगा, है ना। मतलब फोटॉन्स जो गिर रहे हैं प्लेट, ये फोटॉन्स जो प्लेट पे गिरते हैं, ये फोटॉन्स इस प्लेट पे फोर्स लगाते हैं, इससे प्रेशर प्रोड्यूस होता है, क्लियर। और उतना ही फोर्स ये प्लेट फोटॉन्स पे लगाती है, क्लियर। तो अब हमें क्या सीखना, वैसे हमें फील नहीं होता, अब लाइट गिर रही है हमारे मुंह पे, चेहरे पे, तो क्या हमें प्रेशर फील हो रहा है, फोर्स फील हो रहा है? नहीं, क्योंकि बहुत कम फोर्स लगाता है। लेकिन तुम सन के पास चले जाओ, सन के पास, तो तुम्हें इतना हाई एनर्जी का वो मिलेगा, इतना हाई फ्रीक्वेंसी का सोर्स होगा, फोटॉन्स आ रहे होंगे, इतना हाई मोमेंटम का फोटोन आ रहे होंगे कि आपको फोर्स फील होगा सर चेहरे पे, समझ गए ना। तो अभी तो नॉर्मल लाइट से बहुत नेग्लिजिबल प्रेशर प्रोड्यूस होता है या फोर्स प्रोड्यूस होता है। देखते हैं अभी कुछ मेजरमेंट भी करेंगे हम लोग एक न्यूमेरिकल्स में। तो चलिए देख लेते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो इसमें कई केस हैं, तो उनमें से बताएंगे, सारे केस बताएंगे अभी। लेकिन पहला देखो, एक सरफेस है हमारे पास, खूब बड़ा सरफेस है, लेकिन मैंने उस सरफेस का ए एरिया चूज किया। अच्छा, ये वाला ए एरिया चूज किया, ठीक। अब यहां पे ऐसे लाइट गिर रही है, तो कैसे गिर रही है लाइट? नॉर्मल सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, देखो ऐसे। तो लाइट तो पूरे में गिर रही है, यहां भी गिर रही है, यहां भी गिर रही है, लेकिन मैंने क्या किया, इस लाइट बीम का ए एरिया देख लिया। ए एरिया में जो लाइट गिर रही है मैं उसको देखूंगा। अच्छा, तो हमारा जो सरफेस है, पहले मैं इस सरफेस के बारे में आपको बताना चाहता हूं, सरफेस कैसा है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। तो आपको याद होगा हीट ट्रांसफर में मैंने बताया था, रेडिएशन में क्या बताया था, रेडिएशन में एब्जॉर्प्टिव पावर और रिफ्लेक्टिव पावर और ट्रांसमिटिव पावर। अब यहां पे लाइट ट्रांसमिट नहीं होनी है, कोई मेटल प्लेट है उससे सरफेस ट्रांसमिट थोड़ी हो जाएगी, समझिए, ट्रांसपेरेंट थोड़ी है। तो यहां पर एक होगी एब्जॉर्प्टिव पावर और एक होगी रिफ्लेक्टिव पावर, और ट्रांसमिटेंस जीरो होगी, ट्रांसमिट नहीं होना है। तो ए बराबर क्या होता है ये बताओ। तो आपको याद होगा ए बराबर होता है क्यू ए अपॉन टोटल क्यू, जब मतलब फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, टोटल इंसिडेंट लाइट विच इज एब्जॉर्ब, मतलब एब्जॉर्ब एनर्जी अपॉन टोटल इंसिडेंट एनर्जी। ऐसे रिफ्लेक्टेड एनर्जी का क्या होता है, क्यू आर, रिफ्लेक्टेड एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, क्लियर। अब मान लीजिए मैंने 100 जूल टोटल इंसिडेंट की, क्यू बराबर 100 जूल, ठीक। और उसमें से 25 जूल या 25 जूल हो गई एब्जॉर्ब, मतलब क्यू ए। तो बताओ उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होगी। तो एब्जॉर्प्टिव पावर हो जाएगी क्यू ए अपॉन क्यू। तो क्यू ए कितना है 25 अपॉन क्यू कितना है 100, मतलब 0.25, क्लियर। और तो 75 पर 75 जूल कहां गई, रिफ्लेक्ट हो गई होगी, तो रिफ्लेक्टिव पावर कैसे निकालोगे, तो 75 अपॉन 100 मतलब 0.75। तो आई थिंक ये बात समझ गए होंगे। अब इन दोनों का सम देखो, इन दोनों का सम होगा 1। याद करो बताया था a प्लस आर प्लस टी बराबर 1। अभी हमारे टी तो 0 है, तो a प्लस आर बराबर 1, मतलब कि a प्लस आर बराबर 1, ये ध्यान रखना है सबको। तो फिर r बराबर, मतलब a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 1 माइनस आर, या फिर r बराबर क्या होगा 1 माइनस a। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक। मतलब अब सुनो ध्यान से, हम एक काम और करेंगे, जैसे a की वैल्यू देखना ध्यान से बेटा, ये याद होना चाहिए सबको। इस फॉर्मूले को लिखो, जैसे QA अपॉन Q, यहां पे देखो QA अपॉन Q बराबर क्या आया A, QA अपॉन Q बराबर A होता है। तो अगर तुम्हें A पता हो तो तुमसे पूछे वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बताओ, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बताओ, तुम क्या करोगे, टोटल एनर्जी में एब्जॉर्प्टिव पावर से मल्टीप्लाई, बात खत्म। जैसे इसी फॉर्मूले से तो आ गया, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी इंसिडेंट इनटू एब्जॉर्प्टिव पावर। अगर तुमसे कहे QR बताओ, QR मतलब रिफ्लेक्टेड पावर बताओ, तो क्या करोगे, QR बराबर टोटल एनर्जी इंसिडेंट इनटू रिफ्लेक्टेड पावर। रिफ्लेक्टिव पावर R, अब देखो QR बराबर Q इंटू रिफ्लेक्टिव पावर क्या है 1 माइनस A, क्लियर। या यहां पे A की जगह 1 माइनस R रख दो, यहां पे R लिखा रहने दो। समझ में आ गया, ये बहुत जरूरी है, आपको 100% ये याद रखना ही है, ठीक। चलो भैया, तो ये बात तो खत्म हो गई, ये मैं मिटा देता हूं, इसको सबसे पहले ही लिख लेना, और ये आप पहले भी बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। चलिए,
तो अब हम बात करते हैं फोर्स पे। तो सबसे पहले ये बताओ फोर्स होता क्या है, किसी उस पे फोर्स कब लगता है। मान लो दीवार पे फोर्स लगाना है तो कब लगेगा, एक बॉल फेंक के मार दो फोर्स लग जाएगा दीवार पे, है ना। तो क्या होता है किसी भी बॉडी पे फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। रेट को में टाइम के साथ रेट होता है उसका, तो टाइम को तो मैं 1 सेकंड कर देता हूं। अगर मैं टाइम को 1 सेकंड कर दूं तो चेंज इन मोमेंटम बराबर फोर्स। क्लियर। अब इसके पहले एक बात और बताओ, एक फोटोन का मोमेंटम क्या होता है। तो ये सबने पढ़ा होगा, एक फोटोन का मोमेंटम होता है h बाई लैम्डा। ये है मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन, जहां पे लैम्डा लाइट या रेडिएशन की वेवलेंथ है। ठीक, तो एक फोटोन का मोमेंटम होता है h बाई लैम्डा। क्लियर। ओके, अब देखो, हाँ मैंने क्या बोला, फोर्स का डेफिनेशन बताया मैंने, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। और फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, h बाई लैम्डा। आप निकाल सकते हो, मोमेंटम m इंटू सी निकाल दो तो h बाई लैम्डा आ जाएगा। कैसे, sc बाई लैम्डा एनर्जी होती है, उसको mc स्क्वायर के बराबर कर दो। चलो अब देखो ध्यान से, तो मैंने माना सबसे पहले तो कैसा सरफेस है, सबसे पहले तो फोर्स और प्रेशर हमें निकालना है। सरफेस कैसा है मेरा, अच्छा पहले तो इंसिडेंस कैसा है, सरफेस पे कैसा इंसिडेंस हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है कि ऑब्लिक। तो नॉर्मल इंसिडेंस है, तो हम पहला पढ़ रहे हैं नंबर 1 परपेंडिकुलर इंसिडेंस। इसके बाद नंबर 2 में पढ़ेंगे कौन सा, ऑब्लिक इंसिडेंस, लेकिन वो बाद में होगा। सबसे पहले तो परपेंडिकुलर इंसिडेंस में हमारे केस होंगे, कौन से, परपेंडिकुलर इंसिडेंस हो रहा है लेकिन जो सरफेस है वो कैसा है, परफेक्टली एब्जॉर्बर है या परफेक्टली रिफ्लेक्टर है या पार्सली एब्जॉर्बर है, पार्सली रिफ्लेक्टर हो जाएगा। ये 3 केस होंगे। तो पहला केस देखो, फोर्स एंड प्रेशर हमें पढ़ना है। पहला केस है परपेंडिकुलर इंसिडेंस और सरफेस हमारा है 100% एब्जॉर्बर। देखो इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर 1 है, रिफ्लेक्ट होता ही नहीं है इससे, मतलब R बराबर 0, मतलब जितनी एनर्जी आ रही पूरी की पूरी ये एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर। चलो, तो पहले तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या है, I। एरिया ऑफ सरफेस मैंने कौन सा चूज किया, ध्यान रखें, एरिया ऑफ सरफेस जो चूज किया है वो है A। इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन, अब देखो यहां फोटोन गिर रहे हैं, बहुत सारे फोटोन आ रहे होंगे, तो एक फोटोन के बारे में बात करते हैं। तो एक फोटोन की मोमेंटम कितना होगा, एक फोटोन का मोमेंटम इनिशियल जब ये गिर रहा है तब h बाई लैम्डा, और ये रुक जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ये तो रुक ही जाएगा ना। रुक गया तो फाइनल मोमेंटम क्या हुआ इसका, 0, मतलब ऐसे आ रहा था ये और ये रुक गया। तो कैसे रुक गया, सरफेस ने इस फोटोन पे फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, मतलब फोटोन पे फोर्स कहां लगता है, ऊपर की तरफ, या फिर जिस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होता है उस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो चलो हम फोर्स की डायरेक्शन वैसे निकाल देते हैं। ऊपर की डायरेक्शन को मान लो आप पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन को आप मान लो नेगेटिव। तो डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन, फाइनल मोमेंटम 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम नीचे की तरफ है तो माइनस में आएगा, तो माइनस h बाई लैम्डा, तो बराबर क्या आया, प्लस का h बाई लैम्डा, मतलब कहां, ऊपर की तरफ। तो फोटोन का जो मोमेंटम में चेंज आया वो ऊपर की तरफ आया, इसका मतलब फोटोन पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लो, फोटोन ऐसे आ रहा है तो फोर्स ऊपर ही तो लगेगा, तभी तो रुकेगा। नीचे लगेगा तो वो तो और तेज भागने लगेगा, मतलब और नीचे सपोर्ट होगा उसका। तो समझ गए ना। तो ये हमने सिंपल मैथमेटिकली बता दिया है, जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगा सकते हैं। क्या होगा, फोटोन पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, कौन लगाएगा, प्लेट, तो फिर फोटोन प्लेट पे लगाएगा नीचे की तरफ। तो प्लेट पर अगर हम बात करें फोर्स की तो वो नीचे की तरफ लगेगा, और फोटोन पर बात करें तो ऊपर की तरफ लगेगा। तो देखो चेंज इन मोमेंटम मैंने एक फोटोन का निकाला, चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन h बाई लैम्डा, कैसे, अभी लिखा यहां पे, कहां आएगा, ऊपर की तरफ। एनर्जी इंसिडेंट ऑन एरिया, अब देखना ध्यान से, एक फोटोन का मोमेंटम चेंज है ये, मुझे क्या करना है, 1 सेकंड में मोमेंटम चेंज निकालना है। तो पहले तो मुझे 1 सेकंड में कितने फोटोन गिर रहे ए एरिया में वो निकालना पड़ेगा, और जो फोटोन के नंबर आएंगे उसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन, तो टोटल सारे फोटोन्स का चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। अब मैं यहां इस एरिया में कितने फोटोन गिर रहे हैं ये कैसे निकालूं, तो मुझे पता होना चाहिए इस टोटल एरिया में कितनी एनर्जी आ रही है। तो ए एरिया में कितनी एनर्जी आ रही है ये पता करके
टोटल एनर्जी पता हो गई और उसमें एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। आई थिंक यू आर 100% अंडरस्टैंडिंग। तो देखो एनर्जी इंसिडेंट ऑन एरिया ए पर यूनिट टाइम। अब बेटा इंटेंसिटी हमें पता है आई। इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? सरफेस के नॉर्मली, है ना, सरफेस के नॉर्मली जो एनर्जी इंसिडेंट होती है यूनिट एरिया में 1 सेकेंड। तो यूनिट एरिया में 1 सेकेंड में जो एनर्जी आ रही है वो आई है, इंटेंसिटी है। तो मुझे तो ए एरिया में निकालना है, तो आई इंटू ए। तो आई इंटू ए क्या हुआ? ए एरिया में यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में आने वाली टोटल एनर्जी, तो ये हो गई आई इंटू ए। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, ये तो पर यूनिट टाइम की टोटल एनर्जी आ गई। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम कितने गिर रहा है इसमें? तो उसमें एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दिया। देखो टोटल एनर्जी अपॉन एक फोटोन की एनर्जी, ये ध्यान रखना है हर बार। तो ये लैम्डा ऊपर चला गया। अब देखो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गया और मुझे एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम पता है, तो मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स का एक फोटोन के चेंज इन मोमेंटम में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सारे फोटॉन्स का टोटल चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा और वही इन फोटॉन्स पे फोर्स होगा 1 सेकेंड में, क्योंकि ये 1 सेकेंड का ही है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, क्योंकि 1 सेकेंड में ही माना है हमने, जो फोटॉन्स आ रहे हैं देखो यूनिट टाइम, क्लियर। और ये इंटेंसिटी भी यूनिट टाइम की ही एनर्जी होती है। तो डेल्टा पी टोटल चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा h बाई लैम्डा, एक फोटोन का मोमेंटम चेंज इनटू टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये आएगा क्या? लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, h से h कैंसिल, आई अपॉन सी। तो ये डेल्टा पी आ गया, मतलब टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, और यही तो फोर्स है। समझ गए ना? तो फोर्स ऑन फोटॉन्स F बराबर डेल्टा पी, ये लिखा हुआ है देखो, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। तो F बराबर आई अपॉन सी कहां लगा? ऊपर की तरफ। तो फिर प्लेट पे कहां लगेगा? बट फोर्स ऑन सरफेस अप्लाइड बाय द फोटॉन्स, F बराबर आई बाई सी डाउनवर्ड। अब प्रेशर कैसे निकालोगे? तो प्रेशर ऑन प्लेट, इस प्लेट पे प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो प्रेशर P बराबर होता है इस पे परपेंडिकुलर लगने, देखो फोटॉन्स पे फोर्स लगा ऐसा, प्लेट पे फोर्स लगा ऐसा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स, तो पूरा फोर्स परपेंडिकुलर ही है, और अपॉन एरिया। तो ये हो गया, तो आई ए बाई सी इंटू ए से ये खत्म ए, तो आई बाई सी इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, ये हो गया ए प्रेशर। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फोर्स का ये है, प्रेशर का ये है। ये बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा इसी में मैं बता देता हूं, इसी में एक बात और बता देता हूं, छोटी सी बात है। देखो अगर मान लो ये सरफेस 100% रिफ्लेक्टर होता, 100% रिफ्लेक्टर होता, ध्यान से सुनना, 100% रिफ्लेक्टर होता तो क्या होता हम देखते हैं। तो एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते? डेल्टा पी, एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। देखो यहां आ रहा है ये इनिशियल मोमेंटम h बाई लैम्डा, और ऊपर जाएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये, तो यहां हो जाएगा ये माइनस h बाई लैम्डा और यहां हो जाएगा प्लस h बाई लैम्डा, क्योंकि मैंने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। तो चेंज इन मोमेंटम निकालो, तो देखो h बाई लैम्डा फाइनल है h बाई लैम्डा माइनस इनिशियल है माइनस h बाई लैम्डा बराबर हो जाएगा 2h बाई लैम्डा, ठीक। तो यहां पर अब आप क्या करोगे? एब्जॉर्प्टिव पावर हो जाएगी 0 और रिफ्लेक्टिव पावर हो जाएगी 1। 100% रिफ्लेक्टर हो गया, तो बताया था अभी, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। तो इसमें देखो फिर क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन h बाई लैम्डा और फाइनल मोमेंटम ऑफ फोटोन हो जाएगा माइनस h बाई लैम्डा, क्लियर। ये आप एक मिनट, ये माइनस h बाई लैम्डा और ये हो जाएगा प्लस h बाई लैम्डा, क्लियर। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? देखो भैया, चेंज इन मोमेंटम आएगा 2h बाई लैम्डा, जबकि पहले क्या आया था अभी एब्जॉर्ब वाले में h बाई लैम्डा। अभी देखो डबल चेंज इन मोमेंटम, सही बात है यार, m इंटू बी यहां है और ये माइनस m इंटू बी हो गया, तो डबल चेंज हो गया, है ना। तो 2h बाई लैम्डा कहां? देखो पॉजिटिव आया, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, सही बात है। इस पे और ज्यादा फोर्स लगा होगा तभी तो रिफ्लेक्ट हुआ, डबल फोर्स लगा होगा। तो यहां पे फोटोन 2h बाई लैम्डा हो गया, तो सब कुछ वही रहेगा, कहीं कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहां पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, समझ गए ना, क्योंकि एक फोटोन के मोमेंटम में चेंज डबल हुआ तो हर फोटोन के चेंज मोमेंटम डबल होगा। तो ये हो जाएगा 2IA बाई सी, तो ये हो जाएगा 2IA बाई सी, 2IA बाई सी, तो
तो यहां 2I/C, तो 2I/C। अब ये याद होना चाहिए आपको कि एब्जॉर्बर वाले से डबल फोर्स होता है परफेक्ट रिफ्लेक्टर वाले में, लेकिन ये प्लेन सरफेस के लिए है, जब सरफेस प्लेन है। अगर स्फीयर हो वो तो कर्व सरफेस होता है, वो अलग हम बताएंगे आपको, बाद की बात करेंगे उसमें। अभी ये सरफेस प्लेन है, इसका हमें 100% ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे पार्शियली एब्जॉर्बर होगा और पार्शियली ये रिफ्लेक्टर होगा, तो क्या होगा देखते हैं। देखो बेटा, हमने दो केस पढ़ लिए हैं नॉर्मल इंसिडेंस के। नॉर्मल इंसिडेंस के कौन कौन से? परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। अब पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, तो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, मतलब उसकी आर जो होगी 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। क्लियर? तो हमें आर दिया है, क्लियर, रिफ्लेक्टिंग पावर हमें दिया है। तो अगर हमें आर दिया होगा तो हम एब्जॉर्बिंग पावर निकाल लेंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 1 - आर। क्लियर? अब देखो, सुनना फिर से, कोई पूरा वही केस है। ए एरिया में आई इंटेंसिटी की लाइट गिर रही है, लेकिन उसमें से आर पार्ट उसका क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ए पार्ट उसका एब्जॉर्ब हो रहा है। क्लियर? रिफ्लेक्टिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर दिया है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन। अब देखो, हम दो केस पढ़ चुके हैं। एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम h/λ कब होता है? जब वो एब्जॉर्ब होता है, और रिफ्लेक्ट होता है तो 2 टाइम्स होता है, 2h/λ। तो ये देखो लिखा है चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड 2h/λ, और व्हेन इट इज एब्जॉर्ब तो h/λ। अब टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, ये तो पहले ही निकाल चुके हैं। टोटल एनर्जी अपॉन एक फोटोन की एनर्जी, तो I A लैम्डा अपॉन SC। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड पर यूनिट टाइम, देखो ये टोटल फोटॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। इससे रिफ्लेक्ट कितने होंगे? मैंने क्या बोला था? R से मल्टीप्लाई। तो टोटल में R से मल्टीप्लाई, ये हो गए रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स। और नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम, तो टोटल में A से मल्टीप्लाई। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स में A से मल्टीप्लाई, तो एब्जॉर्ब फोटॉन्स आ जाएंगे। तो इसमें A की जगह 1 - R डाल दो, क्योंकि मैं R के फॉर्म में लेके आना है। चलो, फोर्स ड्यू टू, अब हमें देखो फोर्स पता है, फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स। रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स की वजह से फोर्स क्या आएगा? तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स इनटू एक फोटोन, रिफ्लेक्टेड फोटोन का चेंज इन मोमेंटम। नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स पर सेकेंड, और एक फोटोन जो रिफ्लेक्ट होता है उसका चेंज इन मोमेंटम। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये हो गया फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स। किस पे फोर्स? प्लेट पे। तो देखो फोटोन ऐसे आ रहा है और ऐसे चला गया, तो प्लेट पे फोर्स कहां लगेगा? नीचे की तरफ। और प्लेट फोटोन पे कहां लगाएगी? ऊपर की तरफ। तो हम प्लेट पे निकाल रहे हैं अभी, तो प्लेट पे डाउनवर्ड, तो ये लिखा है डाउनवर्ड। ऐसे ही देखो फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्ब फोटॉन्स, तो एब्जॉर्ब फोटॉन्स की वजह से क्या आएगा? एक एब्जॉर्ब वाला एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम इनटू टोटल नंबर ऑफ एब्जॉर्ब फोटॉन्स। ठीक, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। क्लियर? कहां? डाउनवर्ड। क्यों? ये भी तो एब्जॉर्ब हो रहा है। देखो ये फोटोन आया और रुक गया, इसका मतलब प्लेट ने ऊपर फोर्स लगाया फोटोन पे, तो फोटोन ने नीचे लगाया होगा। समझ गए? तो ये हो गया। अब टोटल फोर्स, दोनों डाउनवर्ड है, तो टोटल फोर्स आ जाएगा F रिफ्लेक्टेड प्लस F एब्जॉर्ब फोटोन्स की वजह से। और I कॉमन ले लो इसमें से, IA/C, तो 2R प्लस 1 - R, 2R माइनस R हो जाएगा R, तो ये 1 प्लस R बचेगा। तो फोर्स हो गया इतना। अब प्रेशर कितना आएगा? तो ये फोर्स लग कहां रहा है? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो प्रेशर के लिए क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स, तो पूरा ही फोर्स परपेंडिकुलर है, और अपॉन एरिया, तो एरिया है A, डिवाइड किया, ये आ गया। अब ये जनरल फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक, अब मान लो वेरीफाई कैसे करें? अगर मान लो ये सरफेस 100% एब्जॉर्बिंग होता, तो फिर R बराबर 0 होता, रख दो इसमें, तो I/C आ गया। और अगर 100% रिफ्लेक्टर होता तो R बराबर 1 होता, तो 1 + 1 2I/C आ गया पहले वाले दोनों केस। तो आई होप ये बात आप लोग जरूर समझ गए होंगे। देखो बेटा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो पढ़ा रेडिएशन प्रेशर और पावर के रेडिएशन फोर्स, उससे रिलेटेड। तो कह रहा है कि एक प्लेट है, देखो ये है एक प्लेट और इसका मास है m, तो ये m दिया है 10 ग्राम अपन को। ठीक, तो कह रहा है कि ये एयर में इक्विलिब्रियम में रखी हुई है, तो mg नीचे लग रहा है। अब इक्विलिब्रियम कैसे? mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई फोर्स होना चाहिए। तो पता है प्लेट पर क्या किया गया? ऐसे रेडिएशन भेज दिया, ऐसे रेडिएशन भेज दिया। रेडिएशन क्या करेगा? जाएगा और रुक जाएगा। प्लेट 100% एब्जॉर्बिंग है। देखो, एज्यूमिंग द प्लेट इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, तो कह रहा है कि जो हमने लाइट बीम भेजी है, उस बीम की पावर कितनी होनी चाहिए? पावर मतलब
एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये तो सबको पता है, पावर मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये ध्यान रखना, ठीक। तो कह रहा है बताओ इस बीम की पावर कितनी होनी चाहिए ताकि ये इतना फोर्स इस पे ऊपर की ओर लगा दे कि इसका mg बैलेंस कर ले। समझ गए? तो कैसे लगाएंगे, देखो हमें पता है F बराबर mg करना है। अच्छा, ये 100% एब्जॉर्बिंग है और मैंने माना कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, I, इंटेंसिटी है I और एरिया है A, क्लियर। तो फिर फोर्स कितना लगाएगा, अभी निकाल चुके हैं, IA बाई सी, तो I इंटू एरिया बाई सी बराबर हो जाएगा mg। और अब देखो यहां पे इंटेंसिटी क्या होती है, आई जो है इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम और अपॉन एरिया, एनर्जी पर